लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये शेर या ये पोएम आपने काफी बार सुनी होगी भाई। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ, हार तो नहीं होती, लेकिन बेइज्जती बहुत बार हो जाती है भाई। हाँ, बेइज्जती होना लाजमी है, क्योंकि अगर आप कोशिश करोगे, मान लो आप उसमें असफल हो गए, तो ऑब्वियसली लोग आपकी बेइज्जती करेंगे, या आपको लोग ना भी करें तो खुद आपको बेइज्जती महसूस होगी। जैसे क्लास में किसी ने सवाल पूछ लिया, किसी को समझ में नहीं आया, तो ऑब्वियसली उसे लगता है, दूसरे बच्चे उस पर हंसते हैं तो उसे लगता है कि यार बेइज्जती हो रही है। लेकिन सच बताऊं, ये बेइज्जती करवाना ही आगे आपको सफलता की तरफ लेके जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई, कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होगी। हाँ, बेइज्जती होती रहेगी, तो उस बेइज्जती से हमें डरना नहीं है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है तनुज बंसल और आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के लेक्चर नंबर 2 के अंदर। जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर चार्ज और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था, तो आज हम बात करेंगे किन्हीं भी बॉडीज को चार्ज करने के तरीकों के बारे में, है ना। चार्जेस के बारे में हमने पढ़ लिया कि चार्ज क्या होता है और सारी चीजें हमने पढ़ ली, और अब हम चार्ज करने के तरीकों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे पिछली बार जो हमने पढ़ा, फिर उसके बाद हम आगे 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 बढ़ने वाले हैं। तो दिल थाम के बैठेगा और साथ दीजिएगा मेरा। और हाँ, पढ़ने क्या वाले हैं आज ये देख लेते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट ये बनाना जरूरी रहता है यार। टाइप्स ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज फ्लो। चार्ज फ्लो के बेसिस पे हम मटेरियल्स को क्लासिफाई करेंगे, कैसे करेंगे पता चल जाएगा आपको। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग के क्या तरीके होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। अर्थिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, तो मेन तौर पे हमारे ये टॉपिक्स रहेंगे। हम जानेंगे कि भाई, अगर हम कॉम्ब को अपने बालों पे रब करते, कंगे को या कंगी को, फीमेल जेंडर या मेल जेंडर कुछ भी मान सकते हो, अगर उसको हम अपने बालों पे रब करते हैं तो वो पेपर पीसेस को अट्रैक्ट क्यों करता है? आपको पता है, सबको पता है कि वो पेपर पीसेस को अट्रैक्ट करता है, लेकिन करता क्यों है, उसका प्रॉपर प्रोसीजर क्या है, क्यों होता है, उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करेंगे, जान लेंगे भाई। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। आगे क्या शुरुआत करते हैं रिवीजन के साथ। रिवीजन के साथ सबसे पहले आपको बात पता होगी, हमने चार्ज के बारे में बात की थी। चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है जी, है ना। हमने बात की थी कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है और उनसे इफेक्ट भी हो सकता है। ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। जैसे मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, वैसे ही चार्ज भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। इसके बारे में हमने बात की थी। फिर हमने बात की थी कि भाई, चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना, एडिटिव क्वांटिटी है। फिर हमने बात की थी कि भाई, पॉजिटिव चार्ज हो, मतलब सिमिलर टाइप के चार्जेस हो, वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है ना। अगर पॉजिटिव नेगेटिव हो तो वो आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। सिंपल सी बात है, ऑपोजिट चार्जेस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जो मेन बेसिक प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी थी, जो मेन काम की हमारी प्रॉपर्टीज थी, एक तो हमने बात की थी कि भाई, चार्ज इनवेरिएंट होता है। इनवेरिएंट यानी कि स्पीड से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। इनवेरिएंट होता है यानी कि अगर मैं चार्ज को मूव करवा दूं, उसको स्पीड दे दूं, तो उससे उसकी चार्ज की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इनवेरिएंट होता है, वेरिएबल नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सबसे 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 कि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। किसी भी बॉडी पे चार्ज जो होगा वो इलेक्ट्रॉन के या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इंटीजर रेशो में या इंटीजर मल्टीपल के अंदर होगा। भाई, किसी बॉडी पे प्लस ई चार्ज हो सकता है, +2e हो सकता है, +3e हो सकता है, -e हो सकता है, -2e हो सकता है, -3e हो सकता है। फिर हमने इस पे कुछ सवाल भी करे थे। एक हेमा रेखा जया सुषमा वाला सवाल भी करा था, अगर आपको ध्यान में आ रहा हो तो। चलो फिर, अब ये बेसिक चीजें थी, और एक हमने सवाल किया था, और ठीक है ना, एक क्या 2-3 सवाल किए थे। आज भी बहुत सारे और सवाल करने वाले हैं और बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं। वैल्यू टू लर्न, आपको याद होगा पिछले लेक्चर की स्लाइड नंबर 14 पे हमने एक सवाल किया था। सवाल था कि अगर किसी बॉडी को 1 कूलम चार्ज कर दिया जाए, अगर किसी न्यूट्रल बॉडी को मुझे 1 कूलम चार्ज करना है, तो उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब मान लो भाई, एक न्यूट्रल बॉडी है हमारे पास, ठीक है ना।
मतलब एक वैल्यू मैं आपको याद करवाना चाहता हूं जो उस क्वेश्चन के अंदर हमने करी थी, क्योंकि वो वैल्यू काफी खास है, ठीक है ना। बार बार हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, आगे के लिए इस ट्रिक को याद रखेंगे अगर कहीं पे भी हमें इसको यूज करने की जरूरत पड़ी, ठीक है ना। हमने कहा था कि न्यूट्रल बॉडी को अगर मुझे 1 कूलम चार्ज करना है तो ऑब्वियसली इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे। इसमें से क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे। तो आपसे पूछा गया था कि कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे भाई, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे? इसके लिए फॉर्मूला था Q इज इक्वल्स टू प्लस NE, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं तो बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, प्लस आएगा। यहां पे कितना चार्ज देना है? 1 कूलम इज इक्वल्स टू N इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19। तो इससे N की वैल्यू जो आई थी वो आई थी 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर 18। इतने इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालने पड़ेंगे, इतने इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालने पड़ेंगे। ये वैल्यू हमने कैलकुलेट करके निकाली थी, दोबारा मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, लेकिन आपको ये वैल्यू ऐसे के ऐसे याद रखनी है, ठीक है ना, याद रखनी है। 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स एक कूलम से चार्ज करने के लिए जरूरी है, ठीक है ना। मान लो आपको सवाल आ गया, ठीक है ना, मान लो आपको सवाल आ गया कि बॉडी को 2 कूलम चार्ज करना है। कितना चार्ज करना है? 2 कूलम चार्ज करना है। आपसे पूछा गया कि कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे। 1 कूलम के लिए इतने निकालने पड़ेंगे, पता चल गया ना। 1 कूलम के लिए इतने निकालने पड़ेंगे, तो 2 के लिए कितने निकालने पड़ेंगे? अब दोबारा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करो, 6.25 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 12.5 आ जाएगा, इंटू 10 रेज टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे, इतने इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे। उसमें से अगर बॉडी को 2 कूलम से चार्ज करना है, अगर माइनस होगा यहां पे तो फिर इतने इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? देने पड़ेंगे। तो ये वैल्यू याद रहेगी, है ना, याद रहेगी भाई, बिल्कुल याद रहेगी। डाउट होना ना ही चाहिए भाई, ना ही चाहिए। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको लिख लोगे और याद रखोगे। मैं बढ़ता हूं आगे। एक सवाल आपके पास है, आप इस सवाल को देख पा रहे हो, वीडियो को पॉज कीजिए, इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सवाल क्या है वो पढ़ लेता हूं मैं। A neutral body is charged by 1 माइक्रोकूलम। ये माइक्रो का साइन होता है भाई, ये माइक्रो का साइन होता है, ये माइक्रो बोलते हैं इसे, ठीक है ना, या ऐसा यू सा बना होता है ना। हाँ, तो फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम इट, कि इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन। भाई 1 माइक्रोकूलम पॉजिटिव चार्ज है, पहली बात तो ये बॉडी के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज है, बिल्कुल चार्ज है भाई, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे। कितने निकालने पड़ेंगे ये हमें यहां पे निकालना है, ठीक है ना। हमें ये निकालना है कि इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे भाई यार। माइक्रोकूलम क्या होता है? पहले तो 1 माइक्रोकूलम जानो, 10 रेज टू पावर माइनस 6 कूलम, यही होता है, बिल्कुल यही होता है। तो इसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे? अब एक तरीका तो यह है, मेथड 1 के लिए क्या करोगे भाई, पॉजिटिवली चार्ज करना है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे, तो प्लस चार्ज आएगा। Q की जगह पे कितना लिखोगे? 10 रेज टू पावर माइनस 6, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू N इंटू E, 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19। इससे N की वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी। मैं क्या करता हूं, मैं लगाता हूं शॉर्टकट, ठीक है ना। मेथड 2 सीधा कैलकुलेट करूंगा, देखो सीधा कैलकुलेट करूंगा। 1 कूलम के लिए, याद करो अब इस वैल्यू को, 1 कूलम के लिए इतना चाहिए, 1 कूलम के लिए इतना चाहिए। 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे। तो 1 माइक्रोकूलम यानी कि 10 रेज टू पावर माइनस 6 कूलम के लिए कितने निकालने पड़ेंगे भाई? 10 रेज टू पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 रेज टू पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई कर दो। आंसर क्या बनेगा? 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर 12।
इतने इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे। सीधा सीधा आंसर हमारे पास आ गया है भाई, सीधा सीधा आंसर हमारे पास आ गया है। पीछे कुर्सी थी, मैं अभी गिरने वाला था यार, बच गया, बाल बाल बच गए भाई हम। हाँ, तो 6.25 इंटू 10⁻12 कुछ नहीं किया, एक कूलम के लिए इतना चाहिए, और एक माइक्रो कूलम यानी कि 10⁻⁻6 कूलम के लिए इतना चाहिए। समझे? इससे भी यही आएगा आंसर। तो दोबारा सॉल्व करने की क्या कोई आपको जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली जो चीज हम काफी बार कर लेते हैं, जो चीज बहुत बार यूज होती है, तो नीट के एग्जाम के लिए जरूरी हो जाता है कि हम उस चीज को याद ही रख लें भाई, है ना। याद रखने में ही भलाई है, जो चीज हम काफी बार यूज करने वाले हैं तो क्यों ना हम उसको याद रख लें। तो याद करने से हमें फायदा हो जाएगा भाई, है ना। चलिए भाई, आई होप ये चीज आपको क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है भाई, ठीक है जी। चलो भाई, अब हम चलते हैं आगे, चलें आगे, चलते हैं। हाँ, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज, पॉज कीजिए वीडियो को, सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को। सवाल क्या है, सवाल पढ़ लेते हैं एक बार। सवाल यह है कि अल्फा पार्टिकल पे क्या चार्ज होता है। सर ये अल्फा पार्टिकल होता क्या है, सुना तो बहुत बार है ना, सुना बहुत बार है। अल्फा पार्टिकल होता क्या है, सुनो। पहली बात, अल्फा ये सिंबल होता है अल्फा पार्टिकल का। अल्फा पार्टिकल हम कहते हैं हीलियम एटम के न्यूक्लियस को, हीलियम एटम के न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। हीलियम के बारे में जानकारी लेते हैं। हीलियम होता है 2He4। इसमें क्या होता है, 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और आउटसाइड शेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। आउटसाइड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही होता है। बिल्कुल भाई, अगर हीलियम का स्ट्रक्चर अगर ज्ञात किया जाए, देखा जाए, तो उसमें आउटसाइड शेल में 2 आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे और न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स मिलेंगे। अब न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं है। हीलियम का जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है भाई मेरे, ये जो न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है, इसी को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। यानी कि हीलियम में से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं, ध्यान से सुनना, हीलियम में से अगर हम इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो उसी को अल्फा पार्टिकल बोलेंगे। दोनों इलेक्ट्रॉन हीलियम में से अगर हम निकाल दें तो उसी को हम क्या बोलेंगे, अल्फा पार्टिकल बोलेंगे, ठीक है जी। तो हीलियम 2+ का मतलब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जब निकाले तब ये बना अल्फा पार्टिकल, तब ये बना अल्फा पार्टिकल। तो अब इस पे कितना चार्ज होगा, जो 2 इलेक्ट्रॉन निकाले इसमें से, तो बचे क्या, सिर्फ 2 प्रोटॉन। तो 2 प्रोटॉन के बराबर इस पे चार्ज होगा, समझ रहे हो। 2 प्रोटॉन के बराबर इस पे क्या होगा, चार्ज होगा। तो चार्ज होगा Q इज इक्वल्स टू, पहली बात तो प्लस चार्ज होगा, ये मानते हो। पहली बात तो ये सुनो, क्या इस पे प्लस चार्ज होगा, बिल्कुल सर प्लस चार्ज होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को निकाला गया है, ठीक है ना। कितने को, 2 को। कितने इलेक्ट्रॉन्स को, 2 को निकाला गया है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, आंसर बनेगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये अल्फा पार्टिकल पे चार्ज है। क्या कोई ऑप्शन है? हाँ है ना, है ना, ये रहा ऑप्शन। क्या आपको दिखाई दे रहा है, क्या आपको दिखाई दे रहा है? जी हाँ, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो आई होप ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। मेरे ख्याल से इस सवाल को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको आप नोट कर लो। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि भाई आपको नोट्स प्रॉपर बनाने हैं, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं आपको, और शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं। चाहे वो शॉर्ट नोट्स, मैंने आपको पहले भी बोला था कि चाहे वो शॉर्ट नोट्स आप लेक्चर के एंड में बना लो, हर लेक्चर के साथ साथ बना लो, या फिर उस पर्टिकुलर चैप्टर के एंड होने के बाद बना लो। चलिए भाई, अब बढ़ते हैं आगे। लेट्स मूव फर्दर। यस सर, आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम बात करने वाले हैं
टाइप्स ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज फ्लो। हाँ, मतलब इंग्लिश में बोल रहा है मैं, थोड़ा सा मेरा इंग्लिश बहुत अच्छा है जो मैं इंग्लिश में बोलने की कोशिश कर रहा है। वो पिक्चर देखिए ना, कौन सी पिक्चर, लगान, लगान पिक्चर, तुम्हें जुगना लगान देना पड़ेगा। कैसे कैसे वो अंग्रेज लेके आते हैं, तो वो अंग्रेज भी है ना, पिक्चरों में अंग्रेज लेके आते हैं तो वो अंग्रेज भी हिंदी में बोलते हैं, तुमको जुगना लगान देना पड़ेगा या तुमको चिगना लगान देना पड़ेगा। तो हाँ, मतलब इंग्लिश बोलना, मेरी इंग्लिश तो खैर बहुत ही अच्छी है। मैं एक रेस्टोरेंट में बैठा था एक बार, तो मेरे साथ वाली सीट पे, मतलब साथ वाले टेबल पे कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे, नॉर्मली बातें कर रहे थे। फिर उनमें से क्या हुआ, मतलब हिंदी में बात कर रहे थे नॉर्मली, तो फिर क्या हुआ कि उनमें से एक शख्स ने अंग्रेजी में बात करना शुरू कर दिया। और जैसे ही उसने अंग्रेजी में बात करना शुरू किया ना, तो उसकी आवाज़ ऊंची हो गई। मतलब समझ रहे हो, ये हिंदी में बात कर रहे हैं तो नॉर्मली बात कर रहे हैं, और भाई कैसा है ये वो इंग्लिश में बात करनी शुरू करी। एक्चुअली द प्रॉब्लम इज दिस दैट दैट, मतलब बहुत बहुत ऊंचा बोलना शुरू कर दिया। तो मतलब वो पूरे पंडाल को सुनाना चाहते थे कि हाँ मैं अंग्रेजी में बात कर सकता हूँ, है ना। ये मेंटालिटी है मतलब काफ़ी सारे लोगों की, कि हाँ इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो एक कुछ अलग कर रहे हैं हम, है ना। तो जी हाँ, भाषाएं सारी अच्छी हैं, ठीक है ना। भाषाओं की कदर करनी चाहिए, भाषाएं सारी आनी चाहिए, सारी नहीं मतलब कुछ कुछ भाषाएं आनी चाहिए। लेकिन हाँ, भाषा के बेसिस पे अगर हम ये कहें कि ये इंसान ज़्यादा कामयाब है, ये ज़्यादा सक्सेसफुल है, ये या ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। चलिए, अब हम बात करने वाले हैं अगले टॉपिक के बारे में, टाइप्स ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज फ्लो। चार्ज फ्लो के बेसिस पे, आज गला भी मेरा ठीक है भाई, भगवान की कृपा से। तो टाइप्स ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज फ्लो, चार्ज फ्लो के बेसिस पे मटेरियल्स के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। मटेरियल्स को हम डिवाइड करते हैं कंडक्टर्स, दूसरा टाइप इंसुलेटर्स, या इनको बोला जाता है डाई इलेक्ट्रिक्स, और तीसरे टाइप के मटेरियल्स होते हैं सेमीकंडक्टर्स, जो कि हमारा 12th क्लास का लास्ट चैप्टर रहेगा। आपकी 12th क्लास का लास्ट चैप्टर है सेमीकंडक्टर्स। फिलहाल के लिए हमारा ध्यान कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स पे ज्यादा रहेगा इस चैप्टर में। बेसिकली कंडक्टर्स इजीली चार्ज फ्लो हो सकता है, इजीली चार्ज कैन बी फ्लोन। चार्ज का फ्लो बहुत इजी हो सकता है, यानी कि कंडक्टर के अंदर चार्ज एक जगह से दूसरी जगह बहुत इजीली जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। इंसुलेटर्स के अंदर चार्ज इज इमोबाइल, इमोबाइल मतलब मूव नहीं कर सकता, ठीक है ना। चार्ज इज इमोबाइल, मूव नहीं कर सकता है, इजीली क्या मूव ही नहीं कर सकता, या फिर बहुत कम मूव कर सकता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। देखो परफेक्ट तो कोई चीज भी नहीं होती कि हम बिल्कुल परफेक्ट कह दें, है ना, कि भाई बिल्कुल ही मूव नहीं कर सकता, ऐसा तो हम किसी चीज के लिए नहीं कह सकते। बस ये कह सकते हैं कि हाँ बहुत हद तक ये मूव नहीं कर सकता, तो इसमें चार्ज को मूव करवाना मुश्किल है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इसमें चार्ज नहीं होता, चार्ज तो इंसुलेटर पे भी हो सकता है, लेकिन इसमें चार्ज मूव नहीं कर सकता, इसमें चार्ज मूव कर सकता है। और इसमें क्या होता है, पार्शियल फ्लो ऑफ चार्ज, पार्शियल फ्लो ऑफ चार्ज, इसमें चार्ज का पार्शियल फ्लो होता है। मतलब पार्शियल मतलब इतना इजी भी नहीं रहता मूव करना और इतना डिफिकल्ट भी नहीं रहता, मतलब बीच के मटेरियल्स हैं, है ना, ये इनमें बीच की जो है प्रॉपर्टीज है। अच्छा, अब हम बात करेंगे स्पेसिफिकली कंडक्टर्स के बारे में, कि कंडक्टर्स के अंदर ऐसी क्या खास बात होती है कि चार्ज इजीली मूव कर सकता है। जी हाँ, है ना, इसके अंदर ऐसा क्या है, ऐसी क्या खास चीज है कि भाई इसमें चार्ज इजीली मूव कर सकता है। होता क्या है उसको समझिएगा। हाँ, देखिएगा भाई, मान लीजिए हमारे पास एक ये कंडक्टिंग बॉडी है, मैं बना रहा हूं भाई, है ना, मैं इसको कंडक्टिंग बॉडी को बना रहा हूं।
यह है कंडक्टिंग बॉडी, बॉडी मतलब लाश, बॉडी, लाश नहीं कंडक्टिंग बॉडी है। तो उस बॉडी के अंदर कोई भी बॉडी हो भाई, हम हैं, आप हो, है ना, ये हम हैं, ये हमारी बॉडी है और यहाँ पढ़ाई हो रही है। चलो इधर देखो, इस बॉडी के अंदर कोई भी बॉडी हो वो मिलके बनी होती है एटम्स से। किससे मिलके बनी होती है भाई? एटम्स से मिलके बनी होती है। उस एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस, उस एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस, ठीक है ना, हर एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस। एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है भाई, ठीक है ना, हर एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, आपको भी पता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और आउटर शेल्स में कौन रिवॉल्व कर रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। हर एटम के अंदर आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। इन इलेक्ट्रॉन्स को देखो, इसको हम बोलेंगे एटम। एटम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनको बोलते हैं वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स, या आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान से सुनना मेरी बात, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स, शेल इलेक्ट्रॉन्स, या फिर लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब होता है? मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। लूजली बाउंड का इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है कि भाई ये न्यूक्लियस से दूर होते हैं, ठीक है ना। मान लो कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, इसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स हैं और बाहर वाले शेल में और इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर वाले शेल में हैं ये क्या होंगे? न्यूक्लियस की पकड़ से बाहर होंगे, है ना। भाई न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है? न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? सोचो जरा, क्या होता है न्यूक्लियस के अंदर? न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज हो गया, और इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज। तो जो ज्यादा बाहर हैं इलेक्ट्रॉन्स, जो ज्यादा बाहर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस की पकड़ में उतना नहीं आ पाते, है ना, न्यूक्लियस उन्हें उतना नहीं संभाल पाता एज कंपेयर टू जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को तो ज्यादा संभाल के रखेगा न्यूक्लियस, लेकिन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को उतना नहीं संभाल पाता। तो इन्हें बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स, या लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स मतलब अगर इनको हमें बाहर निकालना हो तो हमें बस इनको थोड़ी सी एनर्जी देनी है तो ये बाहर आ जाते हैं, ठीक है ना। वेरी लेस एनर्जी रिक्वायर्ड टू कम आउट। इनको बाहर आने के लिए बहुत कम एनर्जी की आवश्यकता होती है, ठीक है ना, इनको बाहर आने के लिए बहुत कम एनर्जी की आवश्यकता होती है जिससे कि ये बाहर आ पाते हैं ना, जिससे कि ये बाहर आ पाते हैं। अब कंडक्टर्स के अंदर क्या होता है? कंडक्टर्स के अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो जाते हैं। लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो जाते हैं भाई कंडक्टर्स के अंदर, यानी कि कंडक्टर के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करवाना, देखो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्टर के अंदर फ्री करवाना बेहद आसान होता है, बेहद आसान होता है, ठीक है ना। थोड़ी सी एनर्जी मिली, ये फ्री हो जाते हैं, यानी कि कंडक्टर के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो सकते हैं बड़ी इजीली। और अगर ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए तो ये पूरे मटेरियल में कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। आप देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ सकता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ सकता है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर से यहां भी जा सकता है, यहां से यहां आ सकता है। पूरे मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। यानी कि मैं अगर आपको बना के दिखाऊं कि इस मटेरियल के अंदर मान लो ये एटम्स बनाए हैं, यहां पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनको
पूरे मटेरियल में घूमने की आजादी है, ठीक है ना। इससे यहां पे भी जा सकते हैं, यहां से यहां पे भी जा सकते हैं, यहां से यहां पे भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं, मतलब कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। तो कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करवाना बहुत आसान होता है, और लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई कंडक्टर के अंदर, लार्ज नंबर, बहुत ही भारी मात्रा में कंडक्टर के अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई। इंसुलेटर्स के अंदर बहुत मुश्किल होता है उन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करवाना, ठीक है ना, और सेमीकंडक्टर के अंदर ठीक ठाक होता है। तो कंडक्टर्स के अंदर इन लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स को या आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाना या मूव करवाना बहुत इजी होता है। मैं दोबारा ब्रीफ में बता देता हूं होता क्या है। कोई भी बॉडी है वो एटम से मिलकर बनी हुई है। एटम में न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और बाहर के शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको फ्री करवाना कंडक्टर्स के अंदर बहुत आसान रहता है, ठीक है ना, क्योंकि उनकी पकड़ न्यूक्लियस के साथ उतनी नहीं होती। तो इनको कंडक्टर्स के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही फ्री या बहुत ही लार्ज मात्रा में होते हैं, जिसकी वजह से ये पूरे मटेरियल के अंदर एक एटम से दूसरे एटम पे जंप कर सकते हैं या पूरे मटेरियल में कहीं पे भी घूम सकते हैं। इसीलिए हम इनको कहते हैं कंडक्टर्स के अंदर चार्ज का जो मोशन होता है वो बहुत इजी होता है, यानी कि चार्ज को मूव करवाना कंडक्टर के अंदर इज वेरी वेरी इजी। तो इजी फ्लो होता है चार्जेस का, इजी फ्लो होता है चार्जेस का, ये हम यहां पे बोल सकते हैं। तो यहां पे हम कहेंगे इजी फ्लो ऑफ चार्जेस, easy flow of charges due to large number of फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेन कारण होता है कंडक्टर के अंदर, क्या कारण होता है? लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये कारण है भाई, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसका कारण है, ठीक है ना। इसका कारण क्या है? लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको आप लिख सकते हो, ठीक है ना। मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूं ताकि आप इसको लिख पाओ, ठीक है ना। पॉज भी कर सकते हो आप वीडियो को लिखने के लिए, अगर आप ज़रूरत समझते हो। अगर साथ साथ लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लिख पा रहे हो तो आप पॉज कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है कि अगर 1.5 घंटे का लेक्चर है और रिकॉर्डेड लेक्चर है तो ऑब्वियसली आप ये मान के चलो कि उसमें आपको देखने में 1.25 घंटे भी लग सकते हैं या 2 घंटे तक भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द लेक्चर, है ना। किसी लेक्चर में कम लगेगा टाइम और किसी लेक्चर में ज़्यादा लगेगा। और इसको भी आप बना सकते हो। वक्त हो गया है पानी पीने का यार, पानी तो पीना पड़ेगा ना, गला तो सबका सूखता है, प्यास सबको लगती है, पानी तो सबको पीना पड़ेगा भाई। थोड़ा सा साइड में होके पानी पी रहा हूँ यार मैं, क्या है ना, सामने यार मेरे को शर्म आती है यार, शर्मा जाता हूँ मैं। हाँ, बहुत शर्मीला इंसान हूँ। कल मैं ओरिएंटेशन सेशन ले रहा था, तो ओरिएंटेशन सेशन में भी एक बच्चा कमेंट कर रहा था कि सर शर्मा रहे हैं। हाँ यार, बहुत ज़्यादा शर्मीला हूँ यार मैं, क्या कर सकते हैं यार, इसमें अब बंदे का नेचर है यार लेकिन नहीं हूँ मैं। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं शर्मीला हूँ तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, धीरे धीरे पता चलेगा तो आगे बढ़ते हैं हम। चलो, अब चार्जेस को हमने क्लासिफाई कर लिया है, अब हम बात करने वाले हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग, कि हम किन्हीं बॉडीज को किस तरीके से चार्ज कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं। भाई अभी तक हमने बात की कि बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, बॉडी को इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो पॉजिटिवली चार्ज हो गई, इलेक्ट्रॉन ले लिए तो नेगेटिवली चार्ज हो गई। लेकिन भाई वो इलेक्ट्रॉन देने या लेने कैसे हैं, वो प्रोसेस क्या है, तरीका क्या है, वो भी तो बताएगा कोई। मैं बताऊंगा? हैं? बिल्कुल मैं ही बताऊंगा यार। सुनो, 3 तरीके होते हैं भाई। पहला तरीका होता है बाय रबिंग, ओ डर दी रब रब कर दी वे मैं डर दी रब रब, बाय रबिंग या बाय फ्रिक्शन। बाय कंडक्शन,
बाय कंडक्शन, और तीसरा प्रोसेस है बाय इंडक्शन। बाय इंडक्शन, बाय रबिंग या फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन। तो ये तीन प्रोसेसेस हैं। ये क्या मतलब होता है इनका उनको देखेंगे, और कैसे कैसे होता है इस चीज को देखेंगे। चलो भाई, सबसे पहला रब करेंगे हम। पहला जो तरीका है बाय रबिंग या बाय फ्रिक्शन हम इसको कहते हैं। क्या करते हैं हम इसमें, दो बॉडीज को आपस में रब करते हैं, आपस में घिसते हैं। आपस में इन बॉडीज को क्या करते हैं, रब करते हैं। वो है ना एक गाना, ततड़ 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 ततड़, हाँ हाँ वैसा वाला ही। तो रब करते हैं हम, दो बॉडीज को आपस में रब करते हैं। तो उस रबिंग से होता क्या है कि उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है। जब हम रब करते हैं तो उस बॉडी के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है, और वो इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चले जाते हैं। जैसे कि सर सुनो, ये दो बॉडीज हैं, मान लो न्यूट्रल बॉडीज, ठीक है ना, दोनों न्यूट्रल बॉडीज, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है। इन दोनों बॉडीज को आपस में टच करवा के इनको रब किया। क्या किया, रब किया। रब करने से इन बॉडी के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को मैंने क्या प्रोवाइड की, एक एनर्जी प्रोवाइड की। रब किया, मैंने वर्क किया, तो इनको एनर्जी मिली, जिसकी वजह से एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स उठ के, मैंने पहले भी आपको बताया था, पिछले लेक्चर में भी बताया था कि भाई प्रोटॉन्स कभी भी ट्रांसफर नहीं होते, क्योंकि वो किसके अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। सिर्फ ट्रांसफर किसका होता है, इलेक्ट्रॉन्स का होता है, ठीक है ना। तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होगा। मान लो कि बॉडी, इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, ठीक है ना, तो ये वाली बॉडी, ठीक है ना, एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई और एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई। समझ रहे हो, पहले दोनों न्यूट्रल थी, पहले दोनों न्यूट्रल थी, इलेक्ट्रॉन्स इस बॉडी से इस बॉडी में गए, ठीक है ना। तो ये वाली बॉडी जिसमें से गए इलेक्ट्रॉन, वो क्या हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई, और जिसमें चले गए वो क्या हो गई, नेगेटिवली चार्ज हो गई। तो इसमें हम लिखेंगे वन बॉडी gets positively charged, है ना, शुरू में दोनों न्यूट्रल थी, एंड अदर गेट्स नेगेटिवली चार्ज्ड, एंड अदर गेट्स नेगेटिवली चार्ज्ड। रब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है कि ये जो तरीका है चार्ज करने का, ये इंसुलेटर बॉडीज के लिए है। सर इंसुलेटर में क्या होता है, चार्ज को मूव करवाना इतना इजी नहीं होता, तो उसको हम रब करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है, रब करना पड़ रहा है। तो सर क्या ये तरीका कंडक्टर्स में नहीं लगा सकते? भैया कंडक्टर्स में जरूरत ही नहीं है। कंडक्टर्स में आगे बताऊंगा मैं आपको दूसरा मेथड बाय कंडक्शन। कंडक्टर्स के लिए तो अगर हम बॉडीज को आपस में टच भी कर देंगे ना, तो भी चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। तो उसके लिए रब करने की आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही फ्री हैं। भाई कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही फ्री हैं, बाहर जाने को तैयार बैठे हैं वो, हाँ, कि भाई कोई हमें टच करे हम बाहर निकल के जाएं, है ना, कोई हमें इधर से टच करे हम बाहर निकल के जाएं, तो इधर से बाहर निकल जाएं, उधर से बाहर निकल जाएं, कहीं से भी टच हो जाए वो बाहर निकलने को तैयार बैठे, ठीक है ना। लेकिन इंसुलेटर्स के अंदर ऐसा नहीं होता, या डाइइलेक्ट्रिक्स के अंदर ऐसा नहीं होता है, हमें उनको रब करना पड़ता है, फिर बॉडी में से चार्ज ट्रांसफर होता है। तो इसीलिए इसमें लिखा गया है कि भैया ये मेथड आपको सिर्फ किस में अप्लाई करना है, इंसुलेटर्स में अप्लाई करना है, कंडक्टर्स में जरूरत नहीं है। चलो, तो ये पहला तरीका हो गया रबिंग करने का। सर समझ में आ गया? हाँ समझ में आ गया सर, आ गया सर, मुझे आ गया समझ में, माँ मुझे समझ में आ गया, माँ मुझे पूरा समझ में आ गया, माँ ये जादू का जादू है, माँ ये जादू की वजह से समझ में आया, पहले मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, फिर तुमने बोला था अपने पापा से सीख के आओ। सर मैं अपने पापा से सीख के आया हूँ, तो अब मुझे पूरा समझ में आ गया, माँ।
तो अब आपको समझ में आ गया, लेकिन इसमें जादू का जादू नहीं है भाई, ठीक है ना, वो कोई मिल गया वाला जादू नहीं। अब जो जादू है वो आपके दिमाग का जादू है। आप मेहनत कर रहे हो इसीलिए आपको समझ में आ रहा है ना, मेहनत करनी पड़ेगी, आपके लिए कोई जादू नहीं आएगा आपको समझाने के लिए कि लो मैं समझाने आ गया, अब तुमने जो है सिर्फ तुम सवाल को देखोगे और हो जाएगा, तुम्हें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा तुम्हारे साथ नहीं होने वाला है ना। मैंने बचपन में एक शो देखा था, तो एक शो था शाका लाका बूम बूम, जिसमें वो मैजिक पेंसिल होती है ना, तो वो पेंसिल से जो भी बनाता है वो सच हो जाता है। तो उसमें एक करेक्टर था, आज तक मुझे याद है, झुमरू, ठीक है ना। वो झुमरू नाम का जो करेक्टर था वो क्या करता था, उसके अंदर ये सुपर पावर्स थी कि वो किसी भी किताब को अपने ऐसे लगाता था दिमाग से, तो उस किताब में जो भी लिखा था वो सारा उसके दिमाग में चला जाता था। मतलब उसने किताब को लगाया दिमाग से, चला गया सारा दिमाग में। तो आपके साथ ऐसा नहीं होने वाला, ना ही आप जादू हो और ना ही आप झुमरू हो, ठीक है ना, और ना ही मैं झुमरू हूं भाई, ठीक है ना। तो आपको पढ़ना पड़ेगा। सुनो आप एग्जाम्पल्स, इस चार्जिंग बाय रबिंग के एग्जाम्पल्स थोड़े से देख लेते हैं, ठीक है ना। ये बस याद होने चाहिए आपको, याद इन द सेंस कि हाँ बस पता होना चाहिए कि ऐसा होता है डेली लाइफ में, ठीक है ना। होता क्या है कि एक ग्लास रॉड को जब सिल्क के साथ रब करते हैं, ग्लास रॉड को जब सिल्क के साथ रब करते हैं, तो ग्लास रॉड में से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स का ही होना है, ट्रांसफर किसका होना है, इलेक्ट्रॉन्स का ही होना है, ये ग्लास से सिल्क में चले जाते हैं। ग्लास से किस में चले जाते हैं, याद करने वाली बात है, ग्लास से किस में चले जाते हैं, सिल्क में चले जाते हैं। तो ग्लास रॉड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और सिल्क नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक है ना। कोई अगर आपसे पूछ ले तो आप बता सको कि हाँ भैया ऐसा होता है, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकल चीज है। और आपने पढ़ा होगा, अरे बचपन में ये चीजें पढ़ी हैं कि नहीं पढ़ी, बिल्कुल पढ़ी होंगी यार, ठीक है ना। याद नहीं है वो अलग बात है। एबोनाइट रॉड, इसको फर होती है ना जो जानवरों पे भी उभर आती है, ठीक है ना, जैसे शीप हो गया है ना, मतलब फर उभर आती है, अपर जो मतलब बाल वाल इतने ज्यादा पूरा भर जाती है उनकी स्किन ठंड से बचने के लिए, है ना। तो एबोनाइट रॉड, एबोनाइट एक तरीके की रबड़ होती है, ठीक है ना, इसको बोल सकते हो टाइप ऑफ रबड़, एक तरीके की रबर होती है ये। इसको जब आप फर के साथ है ना रब करते हो तो इलेक्ट्रॉन्स फर से एबोनाइट रॉड में चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहां से ट्रांसफर होते हैं, फर से एबोनाइट रॉड में। तो इसकी वजह से फर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और एबोनाइट रॉड नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। भाई जिसमें इलेक्ट्रॉन चले गए वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। तो ये बस एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखनी है। ये एग्जांपल्स मैंने आपको इस वजह से बताई हैं क्योंकि ये डेली लाइफ एग्जांपल्स हैं हमारी, तो ये आपको पता होनी चाहिए। और कंघे को जब रब करते हैं बालों के साथ तब भी तो ट्रांसफर होता है। हाँ, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि वो कंघे से जब हम बालों को रब करते हैं तो फिर वो कंघा पेपर पीसेस को अट्रैक्ट कैसे करता है, ठीक है ना, उसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, आगे आगे पढ़ेंगे। हाँ जी, अब दूसरा तरीका जो कि कंडक्टर्स के लिए है, ठीक है ना, जो कि किसके लिए है, कंडक्टर्स के लिए। नाम से ही क्लियर हो रहा है, बहुत सारी चीजों का जवाब, बहुत सारे सवालों का जवाब उसके नाम में ही होता है यार, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, कंडक्शन मेथड। तो कंडक्शन मेथड लगेगा मोस्ट प्रोबेबली किस पे, कंडक्टर्स पे। तो कंडक्टर्स के अंदर हम इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, कैसे, बाय टचिंग टू कंडक्टिंग बॉडीज और कनेक्टेड थ्रू अ कंडक्टिंग वायर। या तो दो बॉडीज को टच कर दो या फिर उनको एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दो। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है ना, सारे पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा, जो भी पॉइंट्स हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो मेरे यहाँ पे लिखी होगी और मैं आपको उसका मतलब ना समझाऊं, है ना, ऐसा नहीं होने वाला। बस आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। कुछ लोग पढ़ रहे होंगे तो तीसरा पॉइंट नहीं बताया आपने, बताऊंगा बताऊंगा, ठीक है ना। हाँ सुनो, मान लो एक बॉडी है जिसपे 4 कूलम चार्ज है, ठीक है ना, और दूसरी बॉडी है जो कि न्यूट्रल है, जो कि न्यूट्रल है, ठीक है ना। एक बॉडी पे 4 कूलम चार्ज है और दूसरी बॉडी न्यूट्रल है। तो या तो मैं इनको टच कर दूं, जस्ट मैंने इनको क्या किया, टच किया है, जस्ट क्या किया है, टच किया है, या फिर
इनको मैं एक तार से कनेक्ट कर दूं, इनको तार से कनेक्ट कर दूं, वो तार कैसी होनी चाहिए, कंडक्टिंग होनी चाहिए, वो तार भी कैसी होनी चाहिए, कंडक्टिंग होनी चाहिए। या तो मैं इनको टच कर दूं या फिर मैं इनको आपस में एक तार से, कंडक्टिंग वायर से, कंडक्टिंग वायर जो अपने, भाई कंडक्टर कौन सी वायर होती है, जो चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह जाने दे, चार्जेस फ्लो हो सके। तो वायर इंसुलेटर नहीं होनी चाहिए। है किसी ने कहा मैं तो लकड़ी की वायर बनाऊंगा जी, मैं तो रबड़ की वायर बनाऊंगा बीच में, अरे पागल हो, है ऐसा नहीं, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना है, ठीक है जी। तो टच कर सकते हैं या फिर उन वायर से हम आपस में इनको क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही हम इनको कनेक्ट करेंगे तो एक बॉडी से चार्ज दूसरी बॉडी पे जाएगा, ठीक है ना, एक बॉडी से चार्ज दूसरी बॉडी पे चला जाएगा। तो इसमें से हाँ, अब एक बॉडी से चार्ज दूसरी बॉडी में जाने के लिए सबसे पहले चार्ज तो प्रेजेंट होना चाहिए ना, चार्ज तो होना चाहिए ना जाने के लिए। भाई अगर चार्ज ही नहीं होगा, मान लो दोनों बॉडीज न्यूट्रल है, मान लो दोनों बॉडीज न्यूट्रल हैं भाई, किसी बॉडी पे कोई एक्सेस चार्ज नहीं है। एक्सेस चार्ज कहने का मतलब देखो, जब भी आप किसी बॉडी को न्यूट्रल बोलते हो, जैसे मैं इसको न्यूट्रल बोल रहा हूं, तो क्या इसका मतलब इस पे चार्ज नहीं है तो सही, लेकिन चार्ज बैलेंस्ड है, कोई एक्सेस चार्ज नहीं है। क्या नहीं है, एक्सेस चार्ज। एक्सेस मतलब एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है इस पे, ठीक है ना, जो दूसरी बॉडी पे जा सके। तो अगर दोनों बॉडीज न्यूट्रल है, हम रब वगैरह इसमें कर नहीं रहे, हम सिर्फ आपस में टच कर रहे हैं, तो इनमें से एक बॉडी को चार्ज होना पड़ेगा ताकि उसमें से चार्ज दूसरी बॉडी में जा सके, ताकि उसमें से चार्ज दूसरी बॉडी में जा सके, ठीक है ना। इसके लिए एक वन ऑफ द बॉडीज मस्ट बी चार्ज। तो इस मेथड के अंदर एक बॉडी उनमें से चार्ज होनी चाहिए, ठीक है ना, तो एक बॉडी इसमें से चार्ज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, अगर बॉडीज आइडेंटिकल हैं, ठीक है ना, आइडेंटिकल मतलब एक जैसी हैं, बिल्कुल एक जैसी हैं साइज में, ठीक है ना, साइज भी सेम है, ठीक है ना, साइज भी अगर इनका सेम है तो चार्जेस आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर कंडक्शन। तो कंडक्शन के बाद चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। मैं फॉर एग्जांपल आपको बताता हूं, सर एग्जांपल से समझाइए। बिल्कुल बेटा, एग्जांपल से समझते हैं कि मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं। जैसे कि पिछली एग्जांपल ही थी, इस बॉडी पे 4 कूलम चार्ज था और इस पे न्यूट्रल था। जैसे ही इन बॉडीज को मैंने वायर से कनेक्ट किया तो दोनों बॉडीज पे 2-2 कूलम चार्ज आ जाएगा। ये तब आएगा अगर बॉडीज आइडेंटिकल हैं, बॉडीज आइडेंटिकल हैं तो तब ये जो भी चार्ज होगा, ठीक है ना, तो वो इक्वली डिवाइडेड हो जाएगा कंडक्शन के बाद। जितना भी चार्ज होगा, जितना भी एक्स्ट्रा चार्ज होगा, वो कंडक्शन के बाद इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ये तब होगा अगर बॉडीज आइडेंटिकल हैं। एक्चुअल में इसमें कॉन्सेप्ट होता है पोटेंशियल का, ठीक है ना। इस सवाल का जवाब, अब कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा, मैं इस बात को मानता हूं। सवाल क्या आ रहा होगा कि सर अगर ये बॉडीज आइडेंटिकल नहीं है, मान लो एक बॉडी छोटी है, एक बॉडी बड़ी है, ठीक है ना, भाई इसमें तो क्या है, मैं इस बॉडी का रेडियस आपको दे देता हूं कि इस बॉडी का रेडियस r है और इस बॉडी का रेडियस भी r है, साइज सेम है, ठीक है ना, दोनों कंडक्टर्स हैं और दोनों का साइज सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर साइज डिफरेंट हो तो उसमें कॉन्सेप्ट लगेगा पोटेंशियल का। लेकिन पोटेंशियल पहले हमें पढ़ना पड़ेगा। पोटेंशियल जो टॉपिक है वो अगले चैप्टर में है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है ना, ये उस चैप्टर का नाम है जब आप एनसीईआरटी देखोगे। तो ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर ही आता है, ठीक है ना, जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर के अंदर बताया था। तो अगर बॉडीज आइडेंटिकल नहीं है तो उसके बारे में अभी हम लेटर ऑन पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी आपको वो चीज समझ में नहीं आएगी, ठीक है ना, मतलब प्रॉपरली समझ में नहीं आएगी। मैं समझा तो दूंगा लेकिन अभी तभी मजा आएगा पढ़ने का जब सारी चीजें पता हो, है ना, क्योंकि अब हम यार 10th क्लास में या 9th क्लास में नहीं है कि हम चीजें याद कर लेंगे, हमें चीजों की पूरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हाँ, अब सुनो, मान लो एक और एग्जांपल देता हूं।
एक बॉडी पे 3 कूलम चार्ज है और एक बॉडी पे 5 कूलम चार्ज है। 3 कूलम और 5 कूलम दोनों को आपस में टच कर दिया। जितना भी टोटल चार्ज होगा, मैंने इसमें टोटल चार्ज कितना था बेटा, ध्यान से सुनो, जितना भी टोटल चार्ज होगा 4, दूसरे पे था 0, उसको इक्वली डिवाइड कर दो तो हर एक पे कितना चार्ज आया बेटा, 2 कूलम। ध्यान से सुनो, जितना भी चार्ज है, टोटल कितना चार्ज है 4, इस पे कितना है 0, बाय 2, कितनी बॉडीज में डिवाइड करना है, 2 बॉडीज में इक्वली डिवाइड करना है। देखो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर कंडक्शन बाय 2, तो 2-2 कूलम हर एक के हिस्से आ गया। इसमें कितना चार्ज है, 3 + 5 बाय 2, कितना आ गया हर एक के हिस्से, 4-4 कूलम। कितना चार्ज आ गया, 4-4 कूलम, तो 4-4 कूलम इसमें आ गया। कुछ नहीं करना, बस आपको टोटल चार्ज इक्वली डिवाइड कर देना है। टोटल चार्ज इज इक्वली डिवाइडेड इन आइडेंटिकल बॉडीज। आइडेंटिकल बॉडीज के अंदर जो टोटल चार्ज होता है वो इक्वली डिवाइड हो जाता है। टोटल चार्ज जो आइडेंटिकल बॉडीज के अंदर होता है वो इक्वली डिवाइड हो जाता है भाई। क्या हो जाता है, इक्वली डिवाइड हो जाता है। ठीक है ना, इस बात का आपको ख्याल रखना है, इस बात का आपको प्रॉपर ख्याल रखना है। आइडेंटिकल नहीं है तो उसका तो मैंने आपको बता ही दिया कि भाई उसके लिए हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको ध्यान में रहे, इस चीज को हम करेंगे। इफ नॉट आइडेंटिकल, इफ नॉट आइडेंटिकल लेटर ऑन, इसको हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। ये पेन चलता है ना तो एक वो घिसने की आवाज सी आती है, वो कई बार ऐसी आवाज होती है वो कानों में चुभती है ना, कचर 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 की आवाज जो होती है, तो वैसी ही आवाज अब इसमें से आ रही है। जब मैं ये पेन को चला रहा हूं तो वो घिसने की आवाज आ रही है। और वो होता है ना जब मैं बताऊं आपको कि मान लो आपको किसी को कटोरी है, कटोरी में कुछ खाने के लिए लिया, मान लो खीर ले ली, तो कुछ लोगों की आदत होती है कि भाई खीर को खा रहे हैं, वो बस बहुत थोड़ी सी बची होती है, वो चिपकी पड़ी होती है कटोरी के साथ, उसको भी पूरा खुरच खुरच के मतलब उसके साथ घिस घिस के निकालते हैं। तो उस टाइम जो आवाज आती है ना, इतनी इरिटेटिंग आवाज होती है, इतनी इरिटेटिंग आवाज होती है, मतलब मत पूछो यार, है ना, आपको भी फील होता होगा। तो उससे अच्छा तो मैं यही कहता हूँ कि भाई उस दूसरों को इरिटेट करने से अच्छा है कि भाई आपके पास जीभ है तो उसका इस्तेमाल कर लो यार ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छा चलो, ये तो हो गया। चलो इस पे एक और सवाल करते हैं, एक सवाल करते हैं, ठीक है। सवाल क्या है कि 3 बॉडीज हैं हमारे पास, ए बी सी, तीनों आइडेंटिकल बॉडीज हैं। इस पे 3 कूलम चार्ज है, ठीक है ना, इस पे -2 कूलम चार्ज है और इस पे 5 कूलम चार्ज है, ठीक है ना। ये तीनों पे चार्जेस दिए हुए हैं, आइडेंटिकल बॉडीज हैं, आइडेंटिकल बॉडीज हैं। तो पहले क्या किया, फर्स्ट ए इज टच्ड विद बी, पहले ए को बी के साथ टच कर दिया, ठीक है ना, एंड डिस्कनेक्टेड, टच करके फिर बाद में डिस्कनेक्ट कर दिया। देन ए इज टच्ड विद सी, तब ए को सी के साथ टच कर दिया और डिस्कनेक्ट कर दिया, और क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया। देन आपको बताना है फाइनल चार्जेस ऑन ए बी सी, ए बी सी तीनों पे फाइनल चार्जेस क्या होंगे, ठीक है ना, ए बी सी तीनों पे फाइनल चार्जेस क्या होंगे ये आपको बताना है। और ये आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है भाई, ये होमवर्क क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा,
कमेंट सेक्शन में आप इसका जवाब दे सकते हैं। हाँ, मैं ऑब्वियसली यार हर एक को रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ मैं पढ़ूंगा ज़रूर, ठीक है ना, इतना मेरा वादा रहा। तो आप इस क्वेश्चन को देखो और रिप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा, या फिर रिप्लाई ना भी करो, कोई ज़रूरी नहीं है रिप्लाई करना, ठीक है ना। हाँ, अपने मन में निकाल लो, फिर नेक्स्ट क्लास में उसको चेक कर लेना कि हाँ हमारा सही है या नहीं है। चलो भाई, अब हमें बढ़ना चाहिए आगे जी। अब हम बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, अर्थिंग। तीसरे मेथड पे आने से पहले जरूरी है इसको समझना। अर्थिंग, आपको पता होगा कि हमारे घर में भी जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं, ठीक है ना, आपके घर पे जो लाइट्स लगी हैं या फिर मतलब जो भी आपका पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम लगा है, उसकी अर्थिंग की जाती है। अर्थिंग इसलिए की जाती है कि कभी कोई एक्स्ट्रा चार्ज डेवलप हो जाए, इलेक्ट्रिक सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाए या वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो जाए, तो वो जो एक्स्ट्रा चार्ज डेवलप हो रहा है या जो एक्स्ट्रा करंट डेवलप हो रहा है वो सारा का सारा अर्थ में चला जाए, ठीक है ना। इसके आपको इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए, ठीक है ना, उस झटके से बचाने के लिए अर्थिंग करी जाती है, ठीक है ना। कैसे की जाती है उसके बारे में देख लेते हैं। इसमें किया क्या जाता है कि किसी भी पर्टिकुलर बॉडी को एक मोटी वायर के थ्रू एक मेटल प्लेट से कनेक्ट करके अर्थ में दबा दिया जाता है। देखो, ये कोई बॉडी है, ठीक है ना, इसको एक थिक वायर के साथ कनेक्ट किया, थिक वायर यानी कि मोटी वायर के साथ कनेक्ट किया। ये आपका ग्राउंड है, ये आपका ग्राउंड है, और नीचे एक मेटल प्लेट दबा दी जाती है, मेटल प्लेट दबा दी जाती है, ठीक है ना। तो होता क्या है कि अगर इस बॉडी पे कोई एक्सेस चार्ज आ गया है ना, कोई एक्स्ट्रा चार्ज आ गया जिसकी वजह से आपको शॉक लग सकता है, तो वो एक्सेस चार्ज फ्लोज टू अर्थ। इसको हम बोलते हैं कि एक्सेस चार्ज अर्थ की तरफ फ्लो हो जाता है, यानी कि वो मेटल प्लेट के सहारे अर्थ में चला जाता है, वो अर्थ में चला जाता है। ये मोटी वायर क्यों बनाई गई है? मोटी वायर ऑब्वियसली इसी वजह से बनाई गई है क्योंकि यार चार्ज ज्यादा लेके जाना है ना, चार्ज ज्यादा लेके जाना है, तो वायर थिक ही रहे तो ज्यादा सही है। पतली वायर कई बार धोखा दे सकती है भाई, ठीक है ना। हाँ, अब होता क्या है, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कंडक्शन। ये भी एक तरीके का कंडक्शन का ही टाइप है। बिल्कुल सर, ये कंडक्शन का ही टाइप है, ठीक है ना, कंडक्शन का ही टाइप है, ठीक है ना। होगा क्या कि भाई हम कनेक्ट कर रहे हैं, वायर के थ्रू कनेक्शन हो रहा है। किसके थ्रू कनेक्शन हो रहा है? वायर के थ्रू। कौन सी वायर है? ये कंडक्टिंग वायर है, तभी चार्ज फ्लो हो रहा है ना इसमें से, कंडक्टिंग वायर है। तो इसका मतलब ये क्या है? एक टाइप का कंडक्शन ही है। अर्थिंग क्या है? एक टाइप का कंडक्शन ही है। अच्छा जी, एनी एक्सेस चार्ज फ्लोज टू अर्थ और इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अर्थ कम टू न्यूट्रलाइज। इलेक्ट्रॉन कम फ्रॉम अर्थ टू न्यूट्रलाइज। देखो भाई, दो केसेस बन सकते हैं। अगर बॉडी पे नेगेटिव चार्ज है एक्सेस में, मान लो इस बॉडी पे एक्सेस में नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स इसमें चले जाएंगे, अर्थ में चले जाएंगे। ये अर्थिंग का सिंबल होता है, ये जो सिंबल होता है ये अर्थिंग का सिंबल है भाई, ये सिंबल होता है अर्थिंग का। अगर इस बॉडी के पास एक्सेस में कोई नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें एक्सेस, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं, तो वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स किस में चले जाएंगे? जो एक्स्ट्रा होंगे किस में चले जाएंगे? अर्थ में चले जाएंगे। तो ये बॉडी शॉक से बच जाएगी। मान लो इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इस बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ठीक है ना। तो होगा क्या, उस केस में इलेक्ट्रॉन्स अर्थ से आएंगे, ठीक है ना। इस केस में इलेक्ट्रॉन्स अर्थ से आएंगे और इस बॉडी को क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज करेंगे। क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज करेंगे। यानी कि अर्थिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन्स अर्थ के अंदर जा भी सकते हैं और इलेक्ट्रॉन्स अर्थ से आ भी सकते हैं, ठीक है ना। दोनों ही चीजें हो सकती हैं। बेसिकली एक्सेस चार्ज को रिमूव करना है। अगर वो एक्सेस चार्ज नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे अर्थ में, अगर वो एक्सेस चार्ज पॉजिटिव चार्ज है तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन
आएंगे तो उस बॉडी को न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्या करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए, मतलब वो एक्सेस चार्ज उससे छीनने के लिए। और ये इसका सिंबल होता है भाई, ये अर्थिंग का क्या है, सिंबल है। ठीक है ना, मैं यहां पे भी बना देता हूं, इसको हम क्या कहते हैं, ऐसे करते करते ये अर्थिंग का क्या है, सिंबल है। और ये किसका टाइप है, कंडक्शन का ही टाइप है। ठीक है ना, हमें क्या बताता है, बचाता है, बताता नहीं, बचाता है किससे, शॉक से, शॉक नहीं, शॉक, शॉक, हाँ, इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है। जी हाँ, और हमें पानी बचाता है बीमारियों से। अगर साफ पानी है तो हमें बीमारियों से बचाएगा, तो इसीलिए हमें पानी पीना चाहिए। क्या मजा आ रहा है यार, क्या बात है, क्या पानी है यार, क्या पानी है। चलो, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब आते हैं तीसरे मेथड पे। देखो, दो मेथड हमने पढ़ लिए, रबिंग पढ़ा, ठीक है ना, कंडक्शन पढ़ा, अर्थिंग पढ़ा। ये अर्थिंग कंडक्शन के अंदर ही आ गया, ठीक है ना, अलग से नहीं है ये। अब अर्थिंग जरूरी था अगले टॉपिक को पढ़ने के लिए। अगला टॉपिक है आपके सामने, दिस टॉपिक इज कॉल्ड इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन क्या है, अब है ना, इंडक्शन क्या है। इंडक्शन एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होती है, वो तो हम बाद में पढ़ेंगे। ये इंडक्शन एक अलग टाइप की इंडक्शन है। चार्ज्ड बॉडी इज यूज्ड टू क्रिएट अदर चार्ज्ड बॉडीज विदाउट टचिंग देम। मेन पॉइंट ये है कि इसमें किसी बॉडी को हमें टच करने की जरूरत नहीं है, बिना टच करे हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। बिना टच करे हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। सर कैसे चार्ज कर सकते हैं, आइए बात करते, सुनिएगा। एक बॉडी लेते हैं, कंडक्टिंग बॉडी, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को कि मैं इसमें क्या कह रहा हूं। एक बॉडी लेते हैं, कंडक्टिंग बॉडी, कंडक्टिंग बॉडी, उसको रखते हैं एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे। इंसुलेटिंग स्टैंड पे, इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखने की वजह से इस बॉडी को हम आइसोलेटेड बॉडी कह सकते हैं। सर क्या मतलब हुआ इस बात का, बता रहा हूं भाई। देखो, ये बॉडी है हमारे पास, ठीक है ना, ये बॉडी है, इसको एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा हुआ है, इसको एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा हुआ है। इंसुलेटिंग स्टैंड मतलब इंसुलेटर हो गया। इंसुलेटिंग स्टैंड पे इसलिए रखा गया है ताकि अर्थ के साथ इसका कोई कनेक्शन ना रहे। समझ रहे हो ना, मान लो इस पे चार्ज आ गया, सपोज करो मैंने इसको चार्ज कर दिया, पता चला वो सारा चार्ज अर्थ में चला गया। समझ रहे हो ना कि अर्थ के साथ कनेक्शन नहीं रखा है, अर्थ के साथ कनेक्शन नहीं रखा है, इसीलिए मैंने इस बॉडी को बोला है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब अलग है, डिस्कनेक्टेड है हर चीज से, हर चीज से ये क्या है, डिस्कनेक्टेड है। इवन अर्थ के साथ भी ये बॉडी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए ये स्टैंड क्या बनाया है, इंसुलेटिंग स्टैंड बनाया है। मैं लिख भी देता हूं, हर चीज का एक मतलब होता है भाई, ठीक है ना। आपकी बुक में, आपके नोट्स में, हमारे लेक्चर्स में जो भी चीज लिखी गई होगी, हर चीज का मतलब होगा, है ना। तो मैं लिख देता हूं, टू डिस्कनेक्ट इट फ्रॉम अर्थ, ठीक है ना। अर्थ से हमने इसको क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट रखा हुआ है। अभी होगा क्या, अब ये न्यूट्रल बॉडी है। कैसी बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है।
मान लीजिए मैं इस बॉडी के पास, सपोज करते हैं कि मैं इस बॉडी के पास नेगेटिवली चार्ज रॉड लेके आ रहा हूं, इस बॉडी के पास नेगेटिवली चार्ज एक रॉड लेके आ गया, एक नेगेटिवली चार्ज रॉड मैं इस बॉडी के पास लेके आ गया। भाई ये नेगेटिवली चार्ज रॉड है, ठीक है ना, कैसी है, नेगेटिवली चार्ज रॉड है। अब ये नेगेटिवली चार्ज रॉड मैं इस बॉडी के पास लेके आया हूं, जैसे ही मैं इसको पास लेके आया, ठीक है ना, जैसे ही मैं इसको नेगेटिवली चार्ज रॉड को पास लेके आया इस बॉडी के, तो हुआ क्या, टच नहीं किया, क्या किया, टच नहीं किया, सिर्फ पास लेके आया हूं। होगा क्या, सुनो, इस बॉडी के अंदर जो न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है ना, कंडक्टिंग बॉडी है, कंडक्टिंग बॉडी के अंदर चार्जेस इजीली मूव कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को, कंडक्टिंग बॉडी के अंदर चार्जेस इजीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। अब हुआ क्या, अब इस न्यूट्रल बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ना, बैलेंस होंगे वो अलग बात है, लेकिन होंगे कि नहीं होंगे, होंगे, ठीक है ना, बैलेंस होंगे। अब जैसे ही मैं नेगेटिव चार्ज इसके पास लेके आया, इस बॉडी के पास नेगेटिव चार्ज पास लेके आया, तो इस बॉडी के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस नेगेटिव चार्ज से दूर भागेंगे। ध्यान से सुनना मेरी बात को, रिपल्शन की वजह से, क्योंकि मैंने आपको बताया नेगेटिव नेगेटिव आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। होगा क्या कि ये न्यूट्रल बॉडी के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस नेगेटिव चार्ज से क्या भागेंगे, दूर भागेंगे। नेगेटिव चार्ज बॉडी के इधर इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि इधर से राइट हैंड साइड से, ये राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड से हम रॉड लेके आ रहे हैं, इस रॉड की वजह से ये नेगेटिव चार्ज दूर भाग गए, तो इधर नेगेटिव चार्ज की कमी हो गई, तो इधर क्या आ गया भाई, पॉजिटिव चार्ज। कोई प्रोटॉन मूव करके नहीं आए, ना 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 ना, पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये मत समझना, मैं फिर दोहरा रहा हूं, बार बार दोहरा रहा हूं, सिर्फ मोशन किसका होगा, इलेक्ट्रॉन्स का होगा, ठीक है ना, वो भी कंडक्टर के अंदर, ठीक है ना, इंसुलेटर्स में तो वो भी नहीं होगा। ये नेगेटिवली चार्ज रॉड मैं लेके आया हूं किसके पास, एक न्यूट्रल स्फीयर के पास, ठीक है ना, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन दूर भाग गए, तो इधर इलेक्ट्रॉन्स की लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन्स चले गए, तो राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई, कमी हो गई, तो उस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इधर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। समझ रहे हो इस बात को? जी हाँ, अगर इसी बॉडी में मैं बना के दिखाऊं, नेगेटिव आने या पॉजिटिव दिखाने का मतलब, ठीक है ना, नेगेटिव दिखाने का मतलब इधर क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और पॉजिटिव दिखाने का मतलब इधर क्या है, डेफिशिएंसी। पॉजिटिव दिखाने का मतलब हमेशा यही होगा कि उधर क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है, डेफिशिएंसी है। ठीक है जी, इधर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं और इधर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, एक तरफ एक्सेस है, एक तरफ डेफिशिएंसी है। बॉडी एज अ होल न्यूट्रल ही है। देखो, इस मेथड को हम बोलते हैं इंडक्शन, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंडक्शन। इसमें क्या होता है, चार्जेस का रीअरेंजमेंट होता है। चार्जेस का क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। बॉडी एज अ होल अभी भी न्यूट्रल थी, अभी भी न्यूट्रल है, पहले भी न्यूट्रल थी। ध्यान से सुनना मेरी बात को बहुत क्लियरली। बॉडी, ये रॉड लाने से पहले, ये रॉड मान लो नहीं है, क्या ये बॉडी न्यूट्रल थी? बिल्कुल है। ये रॉड ले आए, टच नहीं करी, पास लेके आए हैं, इलेक्ट्रॉन उधर चले गए, इधर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई। सिर्फ चार्जेस का रीअरेंजमेंट हुआ है, सिर्फ चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। बॉडी अभी भी क्या है, न्यूट्रल है। बॉडी अभी भी क्या है, न्यूट्रल है भाई। बॉडी इज स्टिल न्यूट्रल। मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ लिख रहा हूं कि बॉडी अभी भी न्यूट्रल है, बॉडी अभी भी
न्यूट्रल है, सिर्फ चार्जेस का क्या हुआ है, रीअरेंजमेंट हुआ है। चार्जेस ऑन अ बॉडी आर रीअरेंज्ड ड्यू टू इंडक्शन, ठीक है ना। चार्जेस ऑन अ बॉडी आर रीअरेंज्ड ड्यू टू इंडक्शन, ठीक है ना। ये रीअरेंजमेंट हुआ है, क्या हुआ है, रीअरेंजमेंट हुआ है इंडक्शन की वजह से। सर अगर रॉड दूर ले जाएं तो, अब रॉड पास लेके आए हैं, तो अगर ये रॉड दूर ले जाएं तो फिर वही पहले जैसा हो जाएगा भाई। देखो अगर रॉड पास रहेगी, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये इंसुलेटिंग स्टैंड, अगर रॉड पास रहेगी तो ऐसा रहेगा, ठीक है ना। अगर रॉड दूर ले गए, ठीक है ना, अब रॉड को दूर ले गए, रॉड टेकन, हालांकि दिखा रहा हूं मैं इसको, रॉड को बहुत दूर ले गए, रॉड को बहुत दूर ले गए बॉडी से भाई, क्या ले गए, बहुत दूर ले गए, बहुत दूर ले गए, तो फिर पहले जैसा हो जाएगा, ठीक है ना, फिर पहले जैसा हो जाएगा, ठीक है ना। मैं लिख देता हूं पहले जैसा, पहले जैसा, फिर पहले जैसा हो जाएगा, फिर जो रीअरेंजमेंट हुआ था वो फिर बिखर जाएगा, ठीक है ना। तो भाई रॉड के पास लाने से जो हुआ था, चार्जेस का रीअरेंजमेंट हुआ था, वो फिर बिखर जाएगा, क्योंकि रॉड को हम दूर ले गए हैं, मान लो बहुत दूर ले गए, ठीक है ना, बहुत दूर ले गए, तो फिर इस बॉडी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, समझे। इस टाइप के मेथड को, चार्जेस के रीअरेंजमेंट को, देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, ठीक है ना। तो चार्ज्ड बॉडीज, ठीक है ना, एक दूसरी बॉडी को, ये चार्ज्ड बॉडी है, ये दूसरी बॉडी को चार्ज करने के लिए, ठीक है ना, दूसरी बॉडी को चार्ज करने के लिए बिना टच किए उसके चार्जेस का रीअरेंजमेंट करने के लिए इस मेथड का यूज किया जाता है, जिस मेथड का नाम क्या है, इंडक्शन मेथड, ठीक है ना। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंडक्शन कहते हैं। ध्यान से इसको समझ लो, अच्छे से देख लो, बहुत क्रिस्टल क्लियर वे में मैंने आपको ये चीज समझाई है। समझ गए, बिल्कुल क्लैरिटी से, बिल्कुल क्लैरिटी से समझना चाहिए, बिल्कुल समझना चाहिए भाई आपको। ओके, आओ फिर आगे आओ, अरे हो जा, हाँ। चार्जिंग बाय इंडक्शन एक्सप्लेन्ड इन स्टेप्स। अब सर अगर रॉड को पास ला रहे हैं तो चार्जेस का रीअरेंजमेंट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है बच्चे, बिल्कुल हो रहा है। सर रॉड को दूर लेके जा रहे हैं तो फिर वो बॉडी पहले जैसा हो जा रहा है ना, बिल्कुल हो जा रहा है। तो क्या फिर इंडक्शन में हम रॉड को कभी दूर लेके जा ही नहीं सकते क्या, है? आपने कहा सर बॉडी पहले भी न्यूट्रल थी, बाद में भी न्यूट्रल ही है, बस चार्जेस का रीअरेंजमेंट हुआ है। लेकिन मान लो बॉडी को मुझे परमानेंटली चार्ज करना है, रीअरेंजमेंट नहीं करना, सिर्फ बॉडी को परमानेंटली चार्ज करना है, तो सर क्या करें, बताते हैं, सुनो। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 तो लिख लेना यहां पे, टू परमानेंटली चार्ज, सिर्फ रीअरेंजमेंट नहीं करना, परमानेंटली चार्ज करना है, परमानेंटली चार्ज करना है, ठीक है। ओके, इस बार क्या करेंगे, देखो क्या अलग करेंगे वो सुनो, सुनिएगा, ठीक है। वही इंसुलेटिंग स्टैंड, ठीक है ना, वही नेगेटिवली चार्ज रॉड, पॉजिटिव भी लेके आ सकते हो, ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि मैंने एग्जांपल नेगेटिव का लिया तो आप पॉजिटिव नहीं ला सकते, ला सकते हो। क्या होगा, नेगेटिव चार्ज दूर भागेंगे, पॉजिटिव चार्ज पास आ जाएंगे, ठीक है जी, बिल्कुल। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इनकी तरफ क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन,
भाई पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ठीक है जी। और ये नेगेटिव चार्ज दूर क्यों भागे इससे, ये नेगेटिव चार्ज इससे दूर क्यों भागे, क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव में क्या होगा, रिपल्शन होगा। नेगेटिव और नेगेटिव में क्या होगा, रिपल्शन होगा भाई, क्या होगा, रिपल्शन होगा। ये बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है भाई। चलो ये हो गया स्टेप नंबर 1। सर ये तो आपने बता ही दिया था, बिल्कुल बता दिया। दूसरा स्टेप, तो पहले स्टेप में आप लिख लो कि ब्रिंग अ चार्ज्ड रॉड नियर एन आइसोलेटेड कंडक्टर। चार्ज रॉड को आइसोलेटेड कंडक्टर के पास ले आओ, ये पहला पॉइंट, ये क्या है, पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरे स्टेप में अर्थिंग कर दो। दूसरे स्टेप में इसकी अर्थिंग कर दो भाई, अर्थिंग ऑफ कंडक्टर। दूसरे स्टेप में इस कंडक्टर की अर्थिंग कर दो। अर्थ से डिस्कनेक्ट था, अर्थ से ये, क्योंकि ये इंसुलेटिंग स्टैंड था, बताया हुआ है पहले आपको, ठीक है ना। रॉड पास में ही है, रॉड पास में ही है, इधर नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। मैं इसकी अर्थिंग कर देता हूं, अर्थिंग मतलब इसको अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, ये हो गई इसकी अर्थिंग। अब हमने क्या कर दी, अर्थिंग कर दी। पहले क्या किया, ये रॉड पास लेके आए, क्या हुआ, रीअरेंजमेंट हुआ। क्या हुआ भाई, रीअरेंजमेंट हुआ। फिर उसके बाद हमने इसको कनेक्ट कर दिया अर्थ से। दूसरा स्टेप, किससे कनेक्ट किया है, अर्थ से कनेक्ट किया है भाई, किससे, अर्थ से। वो रॉड पास लेके आए, वो रॉड कह रही है कि मैं भाई पास आ गई, तो उसकी वजह से क्या हुआ, ठीक है ना, रीअरेंजमेंट हो गया चार्जेस का। फिर हमसे रहा नहीं गया, हमें क्या करना है, इसको परमानेंटली चार्ज करना है। तो अगर हमें इसे परमानेंटली चार्ज करना है तो मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, अर्थ से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो जब मैंने इसको अर्थ से कनेक्ट किया तो अब क्या होगा, देखो जरा। तो जैसे ही मैंने इसको अर्थ से कनेक्ट किया, मैंने आपको बोला था कि अर्थ से चार्ज आ भी सकता है और अर्थ में चार्ज जा भी सकता है, एक्सेस, एक्स्ट्रा। अब सुनो, अब ध्यान से सुनना, ये वाला अब अर्थ में कौन सा चार्ज जाएगा वो देखना है, अर्थ में कौन सा चार्ज जाएगा या आएगा देखना है। सुनो, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपस में क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या इस रॉड ने बांध के रखा हुआ है, इस पॉजिटिव चार्ज को क्या इस रॉड ने बांध के रखा हुआ है, बिल्कुल बांध के रखा हुआ है, ठीक है ना, बिल्कुल बांध के रखा हुआ है। तो इसको कहते हैं बाउंड चार्ज, ठीक है ना, इसको कहते हैं बाउंड चार्ज, क्योंकि ये इसके थ्रू बंधा हुआ है। क्या हुआ है, बंधा हुआ है, ये कहीं नहीं जा सकता, ये कहीं नहीं जा सकता। सर क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज रॉड ने इसे बांधा हुआ है, अट्रैक्शन हो रही है। क्या हो रही है, अट्रैक्शन हो रही है, ऐसा बोल लो, ठीक है ना। बोलने का तरीका है, बस बोलने का अलग अलग तरीका है, बाकी आप कुछ भी सोच लो। अब ये नेगेटिव चार्ज, अब ये नेगेटिव के साथ क्या हो रही थी, रिपल्शन हो रही थी। इसको ये दूर धक्का मार रही थी, ये रॉड कह रही थी कि जाओ जाओ नेगेटिव, तुम उधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, जाओ यहां से, जाओ यहां से, मेरी जिंदगी से निकल जाओ। तो ये बेचारा नेगेटिव चार्ज अब कहां जाए भाई। भाई एक बात सुनो, मान लो भगवान ना करे आपके साथ हो, कोई आपको बोले कि मेरी जिंदगी से निकल जाओ, आप थोड़ी बहुत कोशिश करोगे, अरे नहीं सॉरी, मैं मेरे से गलती हो गई, आगे से मैं नहीं करूंगा, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। लेकिन भाई वो मान ही नहीं रही, मान ही नहीं रही, ये रॉड नहीं मान रही भाई, कि नहीं, वो कह रही है कि नेगेटिव चार्ज तुम मेरी जिंदगी से निकल जाओ। तो नेगेटिव चार्ज बेचारा क्या करेगा, वो तो रिपेल हो रहा है ना, ये इसे क्या कर रही है, रिपेल कर रही है। तो ये नेगेटिव चार्ज अब इसकी जिंदगी से निकलना चाह रहा है, मतलब रॉड चाह रही है कि नेगेटिव चार्ज अब उससे जिंदगी से निकल जाओ। अब उसकी हेल्प करने के लिए कौन आ गई, अर्थ आ गई,
उसने कहा कि ठीक है ये तो बेचारी रॉड है, ठीक है ना, अब उसकी हेल्प करने के लिए आ गई है अर्थ, तो अर्थ इसके पास आ गई है, इसके साथ कनेक्ट हो गई है, ठीक है ना। अब अर्थ इसके साथ आके कनेक्ट हो गई है तो ये नेगेटिव चार्ज को इधर ले जाएगी, यानी कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किस में फ्लो हो जाएंगे, अर्थ में। ये बेचारा नेगेटिव चार्ज किसमें चला, क्योंकि ये तो बाउंड है, ये पॉजिटिव को तो रोक के रखा हुआ है, लेकिन नेगेटिव को धक्का मारा गया, जो धक्का मारा गया अगर उसको मौका मिलेगा अर्थ में जाने का तो वो जाएगी, ठीक है ना, अगर उसको मौका मिलेगा अर्थ में जाने का तो वो चली जाएगी भाई, है ना, सीधा सीधा ये जो एक्स्ट्रा चार्ज होगा वो किसके अंदर चला जाएगा, अर्थ के अंदर चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये बेचारा एक्स्ट्रा चार्ज जिसको धक्के मार के रॉड ने निकाला, तो रॉड उसकी जिंदगी से बाहर निकालना चाहती है, उसकी जिंदगी में अर्थ आई, उसने अर्थ के साथ, ठीक है ना, कनेक्शन बन गया, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सारे के सारे किस में चले गए, अर्थ में चले गए, ठीक है ना, एक्सेस चार्ज जो है वो अर्थ में चला गया। ये बेचारा अब इसमें बचा क्या, बचा क्या, ठीक है ना, तो अर्थिंग कर दी हमने, अब इसमें नेगेटिव चार्ज चला गया तो इस पे बचा क्या, पॉजिटिव चार्ज बचा, यानी कि अब इस पे, अब इस रॉड पे क्या चार्ज बचा बेटा, पॉजिटिव चार्ज बचा, ठीक है ना, क्या बचा, पॉजिटिव चार्ज बचा, क्या बचा, पॉजिटिव चार्ज। रॉड अभी भी पास है, रॉड अभी भी क्या है, पास है, ठीक है ना। अब क्या कर दिया, अर्थिंग से डिस्कनेक्शन कर दिया, स्टेप नंबर 3, अर्थिंग करने के बाद स्टेप नंबर 3, डिस्कनेक्टेड फ्रॉम अर्थ, डिस्कनेक्टेड फ्रॉम अर्थ, अर्थ से इसको अब क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया, कर दिया। अब इस पे क्या बचा, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। अब चौथे स्टेप में टेक रॉड फार अवे, अब इस रॉड के प्रभाव से इसको मुक्ति दिलाते हैं भाई, इस बॉडी को इस रॉड के प्रभाव से क्या दिलाते हैं, मुक्ति दिलाते हैं। मुक्ति कैसे दिलाएंगे भाई, अब ये रॉड इसकी जिंदगी से चली गई, रॉड को बहुत दूर ले गए, रॉड कहीं पिक्चर में भी नहीं है, बना ही नहीं रहे रॉड, ठीक है ना, रॉड बहुत दूर ले गए, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या एक ही तरफ जुटा रहेगा, नहीं, अब ये पूरी बॉडी में फैल जाएगा ड्यू टू रिपल्शन, ठीक है ना। अब ये चार्ज गेट्स यूनिफॉर्मली अरेंज्ड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यू टू रिपल्शन। अब इस रिपल्शन की वजह से ये चार्ज पूरी बॉडी पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सिंपल सी बात, देखो क्या हुआ, स्टेप मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पहले स्टेप के अंदर रॉड को पास लेके आए, चार्जेस का रीअरेंजमेंट हुआ, ठीक है ना, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन। जो नेगेटिव चार्जेस थे बेचारे दुखी थे अपनी जिंदगी से, तो जैसे ही उनको अर्थ के साथ कनेक्शन मिला तो वो अर्थ में भाग गए, बचे क्या रह गए, इस पे पॉजिटिव चार्ज बचे रह गए। अब हमने अर्थ से इसको डिस्कनेक्ट कर दिया है तो अब इस पे पॉजिटिव चार्ज बचे रह गए, लेकिन जब तक इनके पास में रॉड है, ठीक है ना, जब तक इनके पास में रॉड है तो ये चार्जेस इसके पास रहेंगे, है ना, इसके प्रभाव में रहेंगे, इसके प्रभाव में रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम रॉड को दूर ले गए, ठीक है ना, जैसे ही हम रॉड को इसको दूर ले गए तो उसके बाद ये चार्जेस अपना यूनिफॉर्मली अरेंज हो जाएंगे, ठीक है ना, उसके बाद ये चार्जेस यूनिफॉर्मली अरेंज हो जाएंगे, ठीक है ना, ड्यू टू रिपल्शन, ड्यू टू रिपल्शन ये चार्जेस यूनिफॉर्मली अरेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो रिपल्शन की वजह से ये चार्जेस जो वो फैल जाएंगे और यूनिफॉर्मली अरेंज हो जाएंगे। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो इसको आप अच्छे से लिख लो, नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, तो ये हो गए स्टेप्स इसको देखने के।
अब बात करते हैं कि अगर हमें दो बॉडीज का एक साथ चार्जिंग करना हो, ये तो हो गया एक बॉडी को अगर चार्ज करना हो इंडक्शन मेथड से, ठीक है ना। हालांकि इंडक्शन मेथड में भी हमने अर्थिंग की मदद ली है, ठीक है ना। अगर मान लो कि हमने दो बॉडीज को एक साथ चार्ज करना है तो सर फिर क्या करेंगे, सुनो फिर। दो बॉडीज, दोनों आइसोलेटेड हैं, ठीक है ना, दोनों आइसोलेटेड हैं, इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखी हुई हैं वहीं पहले की तरह, ठीक है ना, आपस में कनेक्टेड हैं, आपस में कनेक्टेड हैं, न्यूट्रल है, ठीक है ना, न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, ठीक है ना, ये भी क्या है, न्यूट्रल बॉडी है। दोनों बॉडीज क्या है, न्यूट्रल बॉडीज है, ठीक है जी, दोनों बॉडीज न्यूट्रल बॉडीज है। अब इनके पास हम एक रॉड लेके आए, अब इनके पास हम एक रॉड लेके आए, सपोज करो हम एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड ले आए, ठीक है ना, सपोज करो हम क्या ले आए, एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड इनके पास ले आए, ठीक है ना, इनके पास ले आए पॉजिटिवली चार्ज रॉड। अब जैसे ही पॉजिटिवली चार्ज रॉड हम इनके पास ले आए, ठीक है ना, अब इसकी वजह से क्या होगा, अब लेके आए हैं पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज दोनों बॉडीज, अब दोनों बॉडीज आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है ना, दोनों बॉडीज आपस में कनेक्टेड हैं, तो नेगेटिव चार्ज इधर अट्रैक्ट हो जाएगा, भाई इधर इलेक्ट्रॉन्स भागे भागे चले आएंगे, उन्हें दिखेगा इलेक्ट्रॉन्स की जिंदगी में बाहर आ जाएगी, उन्हें दिखेगा कि इधर तो पॉजिटिवली चार्ज रॉड आई है, तो चलो भैया उस रॉड के पास चलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स बेचारे रॉड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि उनकी जिंदगी में अब रॉड की एंट्री हो चुकी है, तो ये रॉड की तरफ भागे भागे चले जाएंगे क्योंकि वो कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज रॉड है। तो इधर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी इस स्फीयर के अंदर, भाई जब इलेक्ट्रॉन्स उधर चले गए तो इस स्फीयर के अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में हो गए, उधर इधर इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई, कमी हो गई, क्या हो गई, कमी हो गई, तो इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। इनको नाम दे देता हूं ए और इसको नाम दे देता हूं पी, ठीक है ना, हो गया बिल्कुल। अच्छा अब सुनो, अब सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, ठीक है ना, न्यूट्रल है, इधर पॉजिटिवली चार्ज रॉड थी, इधर नेगेटिव चार्ज आ गया, इधर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसमें अर्थिंग वर्थिंग हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब क्या करो, हो गया ना ये, अब इनको अलग अलग कर दो, ये स्टेप नंबर 1 था, ठीक है ना। स्टेप नंबर 2 में इनको अलग अलग कर दो, अब इनको अलग अलग कर दो, स्टेप नंबर 2 में इनको अलग अलग कर दो, ठीक है ना। रॉड को तो रहने दो पास में, पॉजिटिवली चार्ज रॉड, तो इस स्फीयर में नेगेटिव चार्ज रहेगा और इस स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ध्यान से सुनो भाई, ध्यान से सुनो, कुछ नहीं किया, पहले दो स्फीयर्स को आपस में मैंने कनेक्टेड रखा, दो स्फीयर्स को आपस में कनेक्टेड रखा, ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड लगाई इसके साथ में, तो इसकी वजह से पॉजिटिवली चार्ज रॉड की वजह से नेगेटिव चार्ज इसके साथ में आया, ठीक है ना, और पॉजिटिव चार्ज उधर चला गया, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज उधर चला गया, नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, ठीक है जी, दिस इज द नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज द पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद मैंने इन स्फीयर्स को कर दिया अलग अलग, रॉड अभी भी पास में ही है, मैंने इन स्फीयर्स को अलग अलग कर दिया। जैसे ही मैंने स्फीयर्स को अलग अलग कर दिया तो नेगेटिव चार्ज इस स्फीयर के अंदर रह गया, बी के अंदर, और पॉजिटिव चार्ज ए वाले के अंदर रह गया, ठीक है ना, लेकिन अभी भी ये रॉड के प्रभाव में हैं, चार्ज हो चुके हैं, देखो ये स्फीयर नेगेटिवली चार्ज हो चुका है, ये स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज हो चुका है, लेकिन अभी भी ये रॉड के प्रभाव में हैं। तो तीसरा स्टेप, रॉड को इनकी जिंदगी से दूर ले जाओ, रॉड को इनकी जिंदगी से क्या ले जाओ, दूर ले जाओ, तो ये रॉड के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे, इनको रॉड के प्रभाव से मुक्त कर दो, ठीक है ना, इनको रॉड के प्रभाव से मुक्त कर दो, तो चार्जेस इसमें फैल जाएंगे, है ना, ड्यू टू रिपल्शन चार्जेस क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे, ठीक है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे, तो पूरे स्फीयर में फैल जाएंगे, इसमें भी ये पूरे स्फीयर में फैल जाएंगे, ठीक है ना, चार्जेस जो हैं वो फैल जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहां पे हुआ क्या है, अर्थिंग नहीं करी, दो स्फीयर्स का यूज किया गया है, रॉड पास में लाई गई है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, रॉड को पास में लाया है, इधर नेगेटिव आ गया, इधर पॉजिटिव आ गया, फिर दोनों स्फीयर्स को अलग कर दिया, स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब उसके बाद अभी भी ये रॉड के प्रभाव में है, तो अब रॉड को दूर ले गए, जब रॉड को दूर ले गए तो ये नेगेटिव चार्ज भी फैल गया पूरे स्फीयर में और ये पॉजिटिव चार्ज भी फैल गया, तो एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई, कौन से वाली, एक बॉडी ये, और ये वाली कौन सी चार्ज हो गई,
नेगेटिवली चार्ज हो गई, यानी कि एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज और एक बॉडी क्या चार्ज हो गई, नेगेटिवली चार्ज हो गई, ठीक है ना। एक बॉडी कैसी चार्ज हो गई, नेगेटिवली चार्ज हो गई। आई होप ये चीज आपको क्रिस्टल क्लियर हो रही है। इसी के बेस पे आई होप आप समझ गए होंगे, इसी के बेस पे ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए, एज अ होमवर्क क्वेश्चन है। मैं डायग्राम आपको बना देता हूं। A charged rod, negatively charged rod है जो brought near an isolated neutral conducting spheres, ठीक है ना। तो नहीं, इस डायग्राम में नहीं है, सॉरी। इस की जो डायग्राम है वो ये है, ये क्वेश्चन अलग है। तो इसकी डायग्राम ये है, ठीक है ना। एक रॉड को हम स्फीयर के पास लेके आए, ये तो मैं ही करवा देता हूं। जो मैं डायग्राम बना रहा था वो एक्चुअली अगले क्वेश्चन की थी, जो मैं अभी आपको जो है दिखाऊंगा, ठीक है ना। अ चार्ज रॉड इज ब्रॉट नियर एन आइसोलेटेड न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर, न्यूट्रल स्फीयर है। देन स्फीयर गेट्स पॉजिटिवली चार्ज्ड, गेट्स नेगेटिवली चार्ज, रिमेन्स न्यूट्रल, कांट प्रेडिक्ट। देखो नियर लेके आए, यानी कि इंडक्शन की बात हो रही है। मान लो नेगेटिवली चार्ज रॉड ले आए हम पास में, नेगेटिव भी ला सकते हैं, पॉजिटिव भी ला सकते हैं। अब इसकी वजह से हुआ क्या, इधर पॉजिटिव आ गया और इधर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, ठीक है ना। इधर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया और इधर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। क्या स्फीयर अभी भी न्यूट्रल है? मैंने अभी बोला था, इंडक्शन मेथड को याद करो, बॉडी इज स्टिल न्यूट्रल। चार्ज रॉड हम पास में तो ले आए, लेकिन सिर्फ चार्जेस का क्या हुआ है, रीअरेंजमेंट हुआ है। क्या बॉडी परमानेंटली चार्ज हुई है? क्या बॉडी परमानेंटली चार्ज हुई है? नहीं, बॉडी ना तो नेगेटिवली चार्ज हुई ना ही पॉजिटिवली चार्ज हुई। प्रेडिक्ट हम कर सकते हैं भाई। तो रिमेन्स न्यूट्रल, बॉडी कैसी रहेगी, न्यूट्रल रहेगी भाई। अभी भी बॉडी न्यूट्रल है, ठीक है ना। बॉडी इज स्टिल न्यूट्रल, बॉडी इज स्टिल न्यूट्रल, ठीक है ना। बॉडी अभी भी न्यूट्रल है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो रही होगी। अगला सवाल, इन द गिवन डायग्राम इफ रॉड इज प्लेस्ड वेरी नियर टू द स्फीयर्स। इस डायग्राम में मैं आपको बताना चाहता था, ये दो स्फीयर्स हैं, इनको नाम देते हैं ए और एक को नाम देते हैं बी, और इनके पास हम एक नेगेटिवली चार्ज रॉड लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर उसके बेसिस पे आपको ऑप्शंस जो हैं वो आपको बताने हैं कौन से होंगे। तो ये आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है ना। दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू, ये होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेगेटिवली चार्ज रॉड हम इसके पास लेके आ रहे हैं, तो ये एज अ होमवर्क क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे रहेगा। आपको बताना है कि क्या दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, क्या दोनों पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, ये आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, ये भी आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। सोप बबल को जब हम चार्ज करेंगे तो उसके साइज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये भी आपको बताना है। अगले में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आई होप आप भी ट्राई करोगे, तो इसीलिए मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं ये। इस टॉपिक को हम अगली बार डिस्कस करेंगे, क्योंकि 1.5 घंटा ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तो आज ये टॉपिक वैसे भी हो नहीं पाएगा। टॉपिक का नाम क्या है कि कॉम्ब को जब हम बालों के साथ रब करते हैं तो पेपर पीसेस को कैसे अट्रैक्ट कर पाते हैं। तो इसके सवाल का जवाब हम आज नहीं जान पाएंगे। वैसे तो आपको पता है, ठीक है ना, थोड़ा धुंधला धुंधला पता होगा, एग्जैक्ट क्या है वो हम अगली बार जानेंगे। और हाँ, शुक्रिया, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, ये मेरा एक फेवरेट डायलॉग है कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। और उल्टा भी कह सकते हैं कि मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे, यानी कि मतलब अगर आप अपने दोस्तों से मिलते जुलते रहोगे, फैमिली से मिलके रहोगे, तो ऑब्वियसली फिर खुश रहोगे और फिर ज़िंदगी भी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और आप जिंदा रह पाओगे, है ना। तो जिंदा रहे तो मिलते रहेंगे। जिंदा रहना का मतलब ये है कि भाई दिल से जिंदा रहिएगा, ऐसे नहीं कि हम सिर्फ लाश बने हुए हैं, कि वैसे देखने में जिंदा हैं लेकिन अंदर से जिंदा नहीं है। तो जिंदा दिल रहना चाहिए, मेन कहने का मतलब ये है। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखेगा, जय हिंद।